नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमृता। एक नजर हेडलाइंस पर। सिमी एनकाउंटर पर उठे सवाल, कांग्रेस समेत विपक्ष की अदालत की निगरानी में जांच की मांग। मृत कांस्टेबल के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा। रक्षा सौदों में दलाली को लेकर बड़ा खुलासा, ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस पर लगा कई देशों में घूस देने का आरोप। भारत में दी 82 करोड़ रुपए की रिश्वत। जम्मू कश्मीर में सीजफायर का उल्लंघन जारी, हाईकोर्ट ने कहा बेनकाब हो स्कूलों में आग लगाने वाले। 10 अरब 93 करोड़ की विशेष सहायता राशि जारी। प्रदूषण ने तोड़ा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, केंद्र ने 5 राज्यों को किया तलब। दिल्ली सरकार को फसलों के अवशेष जलाने पर रोक लगाने का निर्देश। पाकिस्तान में इमरान खान को हाई कोर्ट से झटका, इस्लामाबाद बंद पर अदालत ने लगाई पाबंदी। 1500 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। भोपाल में मुठभेड़ में मारे गए सिमी के 8 आतंकियों को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। एनकाउंटर का वीडियो सामने आने के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार पर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं खबर यह भी है कि मारे गए आतंकियों में से तमिलनाडु पुलिस को 2014 बम धमाके मामले में 3 की तलाश थी। भोपाल सेंट्रल जेल से सोमवार तड़के भागे सिमी के 8 आतंकियों से कुछ ही घंटे बाद पुलिस का मुकाबला हुआ। खुफिया सूचना के बाद शहर के मणिखेड़ा गांव के पास इन आतंकियों को घेरा गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सभी आतंकियों को मार गिराया गया। इनके पास हथियार थे, क्रॉस फायरिंग हुई थी और पुलिस की टीम ने और सीटीजी और एसटीएफ वालों ने बड़ी बहादुरी के साथ एक इतने गंभीर अपराधियों को लिक्विडेट किया। ये आतंकी बीती रात करीब 2 बजे जेल से भागे थे। भागने से पहले इन्होंने जेल के एक सुरक्षा गार्ड की हत्या की और चादर की मदद से दीवार फांदने में कामयाब रहे। चूक के आरोप में जेल सुपरिटेंडेंट अखिलेश तोमर समेत 4 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लापरवाही की जांच पूर्व डीजीपी नंदन दुबे से कराने का ऐलान किया। साथ ही एनआईए भी इसकी तहकीकात करेगी। क्योंकि आतंकवादियों के साथ केवल प्रदेश में नहीं है, प्रदेश के बाहर भी, और केवल देश में नहीं दुनिया में भी। और इसलिए केवल ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, इसलिए इस घटना की जांच एनआईए करे। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने पूरी घटना की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इसकी पड़ताल होनी चाहिए कि आतंकी जेल से भागे या भगाए गए थे। जिस प्रकार से सिमी के लोग जेल तोड़कर भाग रहे हैं, इसमें भी जांच का विषय है कि कहीं मिली भगत तो नहीं है। मध्य प्रदेश जेल से सिमी के आतंकियों के भागने की ये दूसरी बड़ी वारदात है। 1 अक्टूबर 2013 को खंडवा से सिमी के 7 आतंकी भागे थे। करीब 3 साल बाद इन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। इस दौरान इन्होंने कई आतंकी वारदातों और एक बैंक डकैती को अंजाम दिया। साल 2001 से ही सिमी पर प्रतिबंध लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर घाटी में स्कूलों में आग लगाने की घटनाएं थम नहीं रहीं। पिछले 3 दिन में 2 स्कूलों में आग की घटना सामने आई है। अभिभावक जहां दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार का कहना है कि उपद्रवी जानबूझकर यहां के बच्चों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। मामले पर केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अनंतनाग के कबा मार्ग में धू धू कर जलता सरकारी स्कूल। कश्मीर घाटी में जैसे जैसे शांति लौट रही है, स्कूलों में आग लगाने की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। 8 जुलाई के बाद से 20 से अधिक स्कूलों में आग लगाई जा चुकी है। शनिवार को श्रीनगर में जवाहर नवोदय विद्यालय में आग लगने की घटना सामने आई थी। इसके बाद से अभिभावक दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मतलब गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे अनासर को सामने लाए, ऐसे अनासर को मतलब गिरफ्तार करे जो ये हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे अनासर को
बेनकाब करने की ज़रूरत है कि जो वादी कश्मीर में जो तलबा है, जो भी हमारा फ्यूचर है, जिनको डायरेक्ट करना चाहते हैं। राज्य में 8 जुलाई से ही स्कूल और कॉलेज बंद हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने इन घटनाओं पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा कि स्कूलों में आग इसलिए लगाई जा रही है ताकि यहाँ के बच्चे अनपढ़ रहें और उन्हें पत्थर थमाए जा सकें। उनको लगता है कि कश्मीर के बच्चे अगर जो नेशनल मेन स्ट्रीम में जाएंगे, इस प्रकार की बात में जाएंगे, तो उनको पत्थर मारने के लिए और इस प्रकार से के उनको शील्ड बनाने की जो बात है, उनको शील्ड नहीं मिलेगी। तो ये सारा वही है कि वो ना पढ़ें और इस तरीके से उनके जो है उनके डायरेक्शंस के ऊपर उनके जो है कठपुतली बनके उनका जो काम करें। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। कुछ ऐसे हैं भारत विरोधी तत्व जो वहां के बच्चों को मध्य युग में ले जाना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार ऐसा होने नहीं देगी और केंद्र और वहां की राज्य सरकार मिलकर सख्त कदम उठा रहे हैं। जरूरत होगी और सख्त कदम उठाए जाएंगे। उधर विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसे केंद्र और राज्य सरकार की विफलता करार दिया। सरकार ने किसी भी शख्स को काबू नहीं किया है, गिरफ्तार नहीं किया है जो इसमें मुलव्वस है। इस बीच कश्मीर घाटी में शांति बनी हुई है। लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अलगाववादियों की हड़ताल के चलते बाजार और पेट्रोल पंप बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग जारी है। पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई जगहों को निशाना बनाया। इसमें एक जवान शहीद हो गया और 2 महिलाएं घायल हो गईं। वहीं बीएसएफ ने शनिवार से घुसपैठ की 3 कोशिशों को नाकाम किया है। राजौरी और पुंछ में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को भी जबरदस्त फायरिंग की। इसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया और एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल है। पाकिस्तान की तरफ से मशीन गन और मोर्टार सेल दागे गए। भारतीय जवानों ने भी इसका भरपूर जवाब दिया कि हम मिलिट्री रिस्पांस दे रहे हैं, हम उनको मिलिट्रीली हिट कर रहे हैं और वहां हिट कर रहे हैं जहां पे कि उनको मैक्सिमम नुकसान हो और उनको पता चले कि सीज़फायर वायलेशन का क्या मतलब है। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने भारतीय चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। गोलीबारी इतनी ज्यादा है कि लोग घरों में रहना मुनासिब समझ रहे हैं। इतनी टेंशन है, गाँव में क्या पूरे शहर में टेंशन है, बाजार मेन बाजार में और अफरा तफरी का इस वक्त वहाँ चल रही है। गाड़ी में अंदर ही छुपे हुए हैं, बाहर में नहीं निकल रहे और पूरे अंदर में ज्यादा अभी सेलिंग ज्यादा हो रही है। शनिवार को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की 4 पोस्ट तबाह कर दी। इसमें कई पाकिस्तानी जवान भी मारे गए। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पार से 60 से अधिक बार गोलीबारी हो चुकी है। इसमें 8 जवानों समेत 11 लोग मारे गए हैं। वहीं 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए 10 अरब 93 करोड़ रुपए से ज्यादा की विशेष सहायता राशि दी है। इसमें 2000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना के तहत सार्वजनिक भवनों की मरम्मत और स्थायी पुनर्निर्माण के लिए किया जाएगा। इस योजना के तहत स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, बस स्टैंडों और दूसरे महत्वपूर्ण सरकारी बुनियादी संरचनाओं की मरम्मत के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने एकीकृत वनीकरण विकास से जुड़े मिशन के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने पिछले साल 7 नवंबर को राज्य के लिए 80,068 करोड़ रुपए की विशेष सहायता राशि का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कमजोर तबके के लोगों को न्यायिक व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश की जानी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री ने विवादों को प्रशासनिक स्तर पर निपटाकर न्यायपालिका के बोझ को कम करने की बात कही। इस बीच सरकार ने जजों के फोन टैपिंग के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। दिल्ली हाई कोर्ट की 50वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अदालतों पर मुकदमों के बोझ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 50 सालों के अनुभवों के आधार पर देश के पिछड़ों और वंचितों को इस व्यवस्था का हिस्सा बनाना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज को भी एक बेहतर विकल्प बताया। एक चर्चा का विषय रहा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का, विवादों में रहा है, लेकिन लोकतंत्र का ये मूलभूत पिंड है वाद और विवाद और संवाद।
चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर ने एक बार फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों के खाली पड़े पद का मसला उठाया। Judiciary will come under tremendous pressure in the times to come, given the fact that there are difficulties in keeping pace with the avalanche of cases that keeps coming on courts whose number remains limited. हालांकि इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि जजों के फोन टेप हो रहे हैं, लेकिन कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस आरोप को नकार दिया। अगर जजेस के फोन टैप होंगे फिर तो एवरी जज कुड बी इन्फ्लुएंस्ड। ऐसा नहीं कि जजेस कुछ गलत कर रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ दोस्तों के बीच की बातचीत को करके, और ये तो बहुत खतरनाक है। अगर मान लीजिए किसी जज ने कुछ गलत काम किया, तब भी phone tapping should not be allowed. To deny with all the authority at my command that the phones of judges have been tapped in India at all, I want to make it very clear and categorical. हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर सरकार के ढीले रुख पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से भेजे गए नामों के मंजूर नहीं होने पर सरकार से सफाई भी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनजेएसी को खारिज करने के बाद फिलहाल जजों की भर्ती के लिए कॉलेजियम व्यवस्था लागू है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। खेती के लिहाज से महाराष्ट्र में सबसे बेहतर माहौल है। नीति आयोग ने पहली बार किसान हितैषी सुधार इंडेक्स तैयार किया है। ये इंडेक्स राज्यों की ओर से कृषि में सुधार के लिहाज से उठाए गए कदमों पर आधारित है। खेती में सुधार को लागू करने के नजरिए से महाराष्ट्र शीर्ष पर है। इसके बाद गुजरात और राजस्थान का नंबर आता है। इन राज्यों में कृषि आधारित कारोबार के लिए बेहतर माहौल मुहैया कराया जाता है। नीति आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश चौथे, जबकि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश उसके बाद आते हैं। Agriculture is a state subject and therefore initiatives are largely to come from the states, but it is now time. There's one effort made in 2003 through the model APMC Act reform. नीति आयोग के इंडेक्स के मुताबिक 29 में से 20 राज्यों का कृषि सुधार की दिशा में खराब प्रदर्शन रहा है। इनमें पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य शामिल हैं। If we want to have high growth rate in agriculture, if we want to address agrarian distress, if we want to double income of the farmer in 6-7 years, it is not possible if these reforms are not undertaken. इंडेक्स का मकसद खेती से जुड़ी समस्याओं को पहचान कर उनका निदान करना है। नीति आयोग का कहना है कि किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि बाजार को बेहतर बनाने के साथ ही भूमि सुधार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल सरकार ने दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कम बारिश की वजह से सूखे का सामना कर रहे पूरे राज्य को सूखा पीड़ित घोषित कर दिया है। राजस्व मंत्री ई चंद्रशेखरन ने विधानसभा में इसका ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के सभी 14 जिले सूखा पीड़ित हैं और दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान राज्य में 34% कम बारिश हुई, जबकि उत्तर पूर्वी मानसून के दौरान भी बहुत कम बारिश हुई। ऐसे में अगर 2 महीनों तक अच्छी बारिश भी होती है तो भी राज्य को इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि सूखे के मद्देनजर राज्य ने 26 सूत्रीय कार्यक्रम घोषित किया है। केरल सरकार जल्द ही जरूरी मदद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में समुद्र तल से करीब 15,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा पवित्र श्री हेमकुंड साहिब 1936 में बनकर तैयार हुआ गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह के दुष्ट दमन रूप को समर्पित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। किसी तरह दुख बोरिंग हुआ है, उसी में लाइन लग जाता है। बहुत दशा है, बहुत दशा।
जो आदिवासियों का फंड आता है वो दूसरी जगह डाइवर्ट किया जाए। ओरिजिनल लेवल में आदिवासियों का विकास नहीं होगा, सिर्फ नाम के लिए खाना पूर्ति होती रहेगी। मत खा मत माहौर खा, मरे को हो तो एक वजह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। भारतीय रक्षा सौदों में गड़बड़ी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस सौदे हासिल करने को लेकर सवालों के घेरे में है। पीटीआई के मुताबिक गार्जियन और बीबीसी ने इस मामले में तहकीकात की है और रिपोर्ट जारी की है। वहीं भारत में भी हॉक एयरक्राफ्ट इंजन में से जुड़े सौदे के मामले में रिश्वत दिए जाने की बात सामने आई है। ब्रिटेन की कंपनी रॉल्स रॉयस पर रक्षा सौदों को हासिल करने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक रॉल्स रॉयस ने भारत समेत दुनिया के कई देशों में बिचौलियों की मदद से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए। रिपोर्ट के मुताबिक सौदे हासिल करने के लिए कंपनी ने कई बार घूस भी दी। भारत के मामले में रॉल्स रॉयस पर 10 मिलियन पाउंड यानी 82 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रिश्वत देने की बात सामने आई है। खबरों के मुताबिक रॉल्स रॉयस ने भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल में होने वाले हॉक एयरक्राफ्ट इंजन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए एक बिचौलिए को ये रकम चुकाई। इस मामले में हथियारों के एक भारतीय कारोबारी सुधीर चौधरी का नाम भी सामने आया है। सुधीर चौधरी पर पहले भी इस तरह के आरोप लग चुके हैं। हालांकि इस मामले में उनकी तरफ से इन आरोपों को नकारा गया है। रॉल्स रॉयस कंपनी की बाजार में 13 अरब पाउंड की वैल्यू है। रॉल्स रॉयस पैसेंजर जेट के लिए टरबाइन इंजन और मिलिट्री एयरक्राफ्ट बेचने का काम भी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कारोबार को सहूलियत देने में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शीर्ष स्थान पर हैं। राज्यों में कारोबार की सहूलियत पर यह रिपोर्ट औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग और विश्व बैंक ने तैयार की है। सूची में गुजरात तीसरे स्थान पर है। इसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हरियाणा का नंबर है। रिपोर्ट में 58 नीतियों पर राज्यों को परखा गया है। इनमें सिंगल विंडो मंजूरी, कर, श्रम और पर्यावरण सुधार, विवादों का निपटारा और निर्माण की मंजूरी शामिल है। पिछले साल की रैंकिंग में गुजरात शीर्ष पर था, जबकि तेलंगाना 13वें नंबर पर था। सितंबर में ढांचागत क्षेत्र के विकास दर 5% रही। पिछले 3 महीने में ये सबसे ज्यादा है। इस दौरान सीमेंट, स्टील और रिफाइनरी उद्योगों का प्रदर्शन शानदार रहा। इस दौरान सीमेंट का उत्पादन 5.5% बढ़ा। वहीं स्टील के उत्पादन में 16.3% और रिफाइनरी उत्पादों में 9.3% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं उर्वरक में 2% और बिजली उत्पादन में 2.2% की कमी दर्ज की गई। वहीं कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में भी कमी आई है। और दिल्ली में चिकनगुनिया का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले हफ्ते चिकनगुनिया के 640 नए मामले सामने आए। इस सीजन की अगर बात करें तो चिकनगुनिया के 10,851 मामले सामने आ चुके हैं। नगर निगम के मुताबिक इनमें से 8,720 की पुष्टि हो चुकी है। इस साल चिकनगुनिया से 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। करीब 10 साल बाद दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े स्तर पर चिकनगुनिया का असर देखा जा रहा है। 2013 में 13 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। और वहीं डेंगू की बात करें तो दिल्ली में 29 अक्टूबर तक 3,650 मामले सामने आए थे। पिछले हफ्ते ही इससे 300 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। डेंगू से इस साल दिल्ली में 21 लोगों की मौत हो चुकी है। दीपावली की आतिशबाजी के बाद प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। देश के कई शहरों में प्रदूषित कण, पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा सुरक्षित मानक से कई गुना ज्यादा हो गई है। खासकर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने 3 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया और बेहद खतरनाक स्तर पर बढ़ गया है। दीपावली पर आतिशबाजी से देश भर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ गया। धूल धुएं का गुबार आसमान में छा गया और लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया। दिल्ली में काफी छोटे प्रदूषक तत्व PM 2.5 और PM 10 बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गए। सफदरजंग वेधशाला में
आधिकारिक विजिबिलिटी 200 मीटर दर्ज की गई, लेकिन धुंध में लिपटी दिल्ली के कई इलाकों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी शून्य रही। भूमिगत मेट्रो स्टेशनों में भी धुआं भरा हुआ था। जहां स्टैंडर्ड है 100-150, आपका 1600 तक पहुंच रहा है। ये तो एक रिकॉर्ड लेवल है, पूरी दुनिया के लिए रिकॉर्ड आप तोड़ रहे हैं प्रदूषण का। और ये प्रदूषण का जो रिकॉर्ड हम तोड़ रहे हैं, इसीलिए तोड़ रहे हैं कि जो सरकारें हैं वो काम जो प्रदूषण को नियंत्रण में रखने का है वो नहीं कर पा रही हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि सरकार बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर है। मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई है, वो सारे अपने डिटेल के अंदर रिकमेंडेशंस दे रही हैं विद टाइमलाइंस कि भी क्या क्या काम किस संस्था ने करना है, कब तक करना है, उसमें क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है और कौन उस कॉस्ट को बियर करेगा, पूरी बना के हम एक्शनेबल पॉइंट बना के दे रहे हैं। उधर लखनऊ में PM 2.5 का स्तर 834 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर दर्ज हुआ। कोलकाता में PM 2.5 का स्तर 378, मुंबई में 494 और अहमदाबाद में 999 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर रहा, तो बेंगलुरु में PM 2.5 सुरक्षित स्तर से 3 गुना ज्यादा पहुंच गया। जैसे कि दादर माहिम एरिया है, वहाँ जो व्यापारी लोग हैं उन्होंने ज़्यादा फटाके किया, लेकिन जो बस्ती है अपना सादा बस्ती, वहाँ पे कम हो गया है। हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ने पर सांस से जुड़ी बीमारियों का खतरा पैदा हो जाता है। हृदय और फेफड़े की बीमारी वाले लोग इसकी चपेट में जल्दी आ जाते हैं। खासकर अस्थमा के रोगियों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता के मौजूदा हालात की समीक्षा की। साथ ही दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार को खेतों में फसलों के अवशेष जलाने पर रोक के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश भी दिए। बैठक में ये पाया गया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में सॉलिड वेस्ट, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, सड़क किनारे और निर्माण स्थलों के आसपास धूल के अलावा पड़ोसी राज्यों के खेतों में जलने वाले फसलों के अवशेष ही दिल्ली में प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंधित सचिवों को 4 नवंबर को इसकी समीक्षा के लिए बुलाया है। इसमें फसलों के अवशेष जलाने पर रोकथाम के उपायों पर भी चर्चा होगी। और एनएसजी सदस्यता के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच दूसरे दौर की वार्ता सोमवार को बीजिंग में पूरी हो गई। भारतीय विदेश मंत्रालय में निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा डिवीजन के संयुक्त सचिव अमनदीप सिंह और चीन के हथियार नियंत्रण विभाग के महानिदेशक वांग कुन के बीच हुई बातचीत को रचनात्मक बताया जा रहा है। इसके पहले 13 सितंबर को दिल्ली में ये बैठक हुई थी। एनएसजी में भारत की सदस्यता का चीन विरोध करता रहा है। अगले हफ्ते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीनी समकक्ष से बातचीत करने वाले हैं। और चंडीगढ़ के पहले चीफ आर्किटेक्ट एमएन शर्मा का सोमवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 93 साल के शर्मा पिछले कुछ समय से बीमार थे, जिसकी वजह से उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एमएन शर्मा ने कैपिटल कॉम्प्लेक्स को हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। चंडीगढ़ शहर के निर्माण में उनका अहम योगदान रहा। ली कार्ब्यूजर और पियरे ज्वेनरे के साथ उन्होंने कई सालों तक काम किया। शहर की कई बड़ी बड़ी इमारतों की प्लानिंग एमएन शर्मा ने की थी, जिसमें सेक्टर 17 का प्लाजा भी शामिल है। उनको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से भी नवाजा गया। लोगों के लिए बेस्ट एनवायरनमेंट के लिए उनको 1973 में फ्रांस में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ का अवार्ड भी दिया गया। 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद का ऐलान कर चुके इमरान खान को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंद पर पाबंदी लगा दी है। साथ ही इमरान खान ने कहा कि वो तय समय पर धरना दें। कोर्ट ने कहा कि अगर सड़कों को बंद करने की कोशिश की गई तो प्रशासन कानून के तहत सभी जरूरी कदम उठाएगा। कोर्ट ने इमरान खान को पेश होने के लिए भी कहा है। पुलिस ने अब तक इमरान खान के 1500 से अधिक समर्थकों को गिरफ्तार किया है। इमरान खान भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का इस्तीफा मांग रहे हैं। और अमेरिका में 8 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन को बड़ा झटका लगा है। एफबीआई ने हिलेरी की करीबी हुमा आबिदीन से मिले ईमेल के आधार पर निजी सर्वर मामले की जांच शुरू कर दी है। एफबीआई के मुताबिक ये ईमेल मामले की जांच में काफी अहम साबित होंगे।
अमेरिका में निजी ईमेल सर्वर से जुड़ा विवाद राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ताजा घटनाक्रम में एफबीआई को हिलेरी की सहयोगी हुमा आबेदिन के ईमेल मिले हैं, जिसके आधार पर इस मामले की जांच फिर शुरू की जाएगी। एफबीआई के एक अधिकारी के मुताबिक ये ईमेल जांच में काफी अहम साबित होंगे। इधर एक रैली को संबोधित करते हुए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर हिलेरी क्लिंटन पर निशाना साधा। She gets a subpoena and she deletes and bleaches, and nobody even ever heard of bleaching. Did anybody ever hear of bleaching? You know why? It's such an expensive process. But it makes them go away. But I have a feeling they've just found a lot of them, don't you think? हालांकि हिलेरी क्लिंटन ने एक बार फिर खुद को पाक साफ बताया है। Called on Director Comey to explain everything right away, put it all out on the table, right? Now, of course, Donald Trump is already making up lies about this. दरअसल 2008 से 2012 के बीच विदेश मंत्री रहते हिलेरी क्लिंटन ने निजी ईमेल सर्वर का इस्तेमाल किया था, जिसके लिए उन पर गोपनीय जानकारी साझा करने का आरोप लगाया गया। हालांकि जुलाई में मामले को बंद कर दिया गया था, लेकिन शुक्रवार को एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी ने फिर से जांच का फैसला किया, जिसके बाद इस मुद्दे को हवा मिल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतकर लौटी भारतीय हॉकी टीम का भारत पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पहुंचने पर खिलाड़ियों का ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत हुआ। खिलाड़ियों को प्रशंसकों ने उनके बेहतरीन खेल पर बधाई दी। भारतीय टीम ने मलेशिया में खेले गए चौथी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पाकिस्तान को 3-2 से हराया था, जिसके बाद भारतीय टीम ने चौथी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब अपने नाम किया। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सिमी एनकाउंटर पर उठे सवाल, कांग्रेस समेत विपक्ष की अदालत की निगरानी में जांच की मांग। मृत कांस्टेबल के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा। रक्षा सौदों में दलाली को लेकर बड़ा खुलासा, ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस पर लगा कई देशों में घूस देने का आरोप। भारत में दी 82 करोड़ रुपए की रिश्वत। जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन जारी, हाईकोर्ट ने कहा बेनकाब हों स्कूलों में आग लगाने वाले। 10 अरब 93 करोड़ की विशेष सहायता राशि जारी। प्रदूषण ने तोड़ा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, केंद्र ने 5 राज्यों को किया तलब। दिल्ली सरकार को फसलों के अवशेष जलाने पर रोक लगाने का निर्देश। पाकिस्तान में इमरान खान को हाई कोर्ट से बड़ा झटका, इस्लामाबाद बंद पर अदालत ने लगाई रोक। 1500 से ज्यादा समर्थक गिरफ्तार। और फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे देखिए देश देशांतर।